Hello dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and today we are going to study the first lesson of history of class 7th. We have completed one lesson from political science of this class 7th की पॉलिटिकल साइंस का वन लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन हिस्ट्री में से. योर बुक हैज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स. आपकी जो बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है एंड वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पार्ट. पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसमें से वन लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर डूइंग द फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री टुडे. और आज हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का. द लेसन्स नेम एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेसन्स नेम इज ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स. इट मीन्स, इसका मतलब है चेंजेज. आप लोग चेंजेज का मतलब जानते हैं बदलाव. ट्रेसिंग यानी खोजना, किसी का पीछा करना, रास्ता ढूंढ, किसी के पीछे पीछे रास्ते पर जाना, उसको ट्रेसिंग कहते हैं. तो बदलावों को देखना, यहाँ पर ट्रेसिंग का मतलब है देखना, पीछे पीछे जाकर के देखना, किसी को ट्रेस करना, पता लगाना, ये सब चीज़ें होती. ट्रेसिंग का मतलब ये सब चीज़ें हैं. तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग जो निकल करके आ रहा है वो है देखना. चेंजेज यानी बदलाव, बदलावों को देखना थ्रू 1000 ईयर्स. 1000 ईयर्स मीन्स 1000 ईयर्स मतलब 1000 वर्षों. थ्रू यानी से, 1000 वर्षों से, में से. थ्रू मीन्स होता है में से. यहाँ पर इसका मतलब हो गया 1000 वर्षों में से. 1000 वर्ष जो हमारे पिछले 1000 वर्ष हैं उनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या बदलाव आए, वो सब उनको ट्रेस करना, उनको देखना, उनके बारे में पता लगाना, इसके बारे में ये लेसन है. सो लेसन्स नेम इज ट्रेसिंग चेंजेज. चेंजेज देखिए, चेंजेज को देखना, बदलावों को देखना थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों में से. 1000 वर्षों में से बदलावों को देखना, क्या क्या बदलाव आए हैं इन 1000 वर्षों में, 1000 ईयर्स में. सो दिस इज द लेसन्स नेम डियर स्टूडेंट्स. ये है लेसन का नेम. द नेम ऑफ लेसन मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय एवरी स्टूडेंट्स. हर स्टूडेंट के द्वारा जो लेसन का नेम है वो भी समझा जाना चाहिए, तभी हम लेसन में मेंशन की हुई बातों को भी समझ सकते हैं, हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं लेसन के नेम से. सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द लेसन्स नेम. मैंने लेसन का नेम आपको समझाने की कोशिश की है. और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे 1000 वर्षों, जो हमारे 1000 वर्ष पिछले गए हैं, और वो कौन से 1000 वर्ष है जिनके बारे में हम लोग यहाँ ट्रेस करने वाले हैं, उसके चेंजेज के बारे में ट्रेस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. आइए शुरू करते हैं लेसन. स्टेपिंग इन. स्टेपिंग का मतलब होता है प्रवेश करना. जैसे स्टेप का मतलब सीढ़ी होती है, सीढ़ियों से जब अपन किसी चीज में प्रवेश करते हैं तो इसको स्टेपिंग इन कहते हैं, अंदर प्रवेश करना. आइए प्रवेश करते हैं, स्टेपिंग करते हैं इस लेसन में. लेसन में हम लोग प्रवेश करते हैं. नाउ द लेसन इज स्टार्टेड. स्टार्ट हो चुका है लेसन. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट के बारे में, हमारे भूतकाल के बारे में संबंधित होती है. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट यानी हिस्ट्री होती है बारे में. द स्टडी यानी अध्ययन, ऑफ द पास्ट हमारे भूतकाल के अध्ययन के बारे में हिस्ट्री संबंध रखती है, या वो जो पास्ट की स्टडी है उसी को हिस्ट्री कहते हैं. इफ़ वी गेट टू फार, यदि हम बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, इन द पास्ट, पास्ट में यानी भूतकाल में, वी फाइंड हम पाते हैं, नो मटेरियल एविडेंस. एविडेंस मीन्स होता है सबूत, जिसको सबूत कहते हैं अपन किसी चीज का, उसको एविडेंस कहा जाता है इंग्लिश में. वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस. हम कोई पदार्थ
के रूप में सबूत नहीं पाते हैं। यानी जब हम बहुत पीछे चले जाते हैं, जब हम अपने इतिहास में बहुत पीछे चले जाते हैं, वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस, हमें कोई मटेरियल, किसी भी प्रकार का मटेरियल एविडेंस नहीं मिलता है, यानी प्रमाण नहीं मिलते हैं हमें। टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टडी के लिए, हिस्ट्री के अध्ययन के लिए हमें कोई प्रमाण, कोई एविडेंस जैसा मटेरियल, एविडेंस यानी प्रमाण जैसा कोई पदार्थ जिसके बेस पर हम स्टडी कर सकें, ऐसा कुछ मिलता नहीं है जब अपन बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन एज वी कम क्लोजर, जैसे जैसे हम पास आते हैं, यानी बहुत दूर जाते हैं, तो फिर एविडेंस मिलना कम हो जाते हैं, हमें प्रमाण मिलना कम हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजर आते हैं, पास में आते हैं, टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय के जैसे जैसे हम पास आते हैं, वी फाइंड द रिकॉर्ड्स, तो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। हमें रिकॉर्ड्स का मतलब है संग्रहित चीज़ें मिलती है। एंड टेस्टिमोनियल्स मतलब प्रशंसा पत्र, हमें प्रशंसा पत्र यानी जो लोगों को मिले हैं प्रशंसा के रूप में, कुछ लोगों को, वो हमें मिलते हैं, हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे जैसे हम अपने पास्ट में बहुत दूर चले जाते हैं तो नहीं मिलते हैं एविडेंस, लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजर आते हैं अपने वर्तमान समय के, प्रेजेंट टाइम के, जैसे जैसे हम क्लोजर आते हैं, पास में आते हैं, तो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं पास्ट से रिलेटेड, हमें टेस्टिमोनियल्स यानी प्रशंसा पत्र मिलते हैं ऑफ वेरियस इवेंट्स, कई घटनाओं के, आर देयर जो वहाँ हैं, कई जो इस तरह के प्रशंसा पत्र और रिकॉर्ड्स जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं पास्ट में, वो हमें मिलते हैं जब हम नज़दीक आते हैं अपने वर्तमान समय के। विच हेल्प अस, और जो हमारी हेल्प करते हैं इन स्टडिंग द सब्जेक्ट, जो कि हमें विषय के अध्ययन में हमें हेल्प करते हैं। हम जिस बारे में भी अध्ययन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसमें वो चीज़ें हमारी हेल्प करती है। जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, जो भी टेस्टिमोनियल्स, प्रशंसा पत्र इत्यादि मिलते हैं, वो सब चीज़ें हमारी स्टडी में हमारी हेल्प करती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की स्टडी है यानी इतिहास का जो अध्ययन है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट पीरियड्स। जो इतिहास का अध्ययन है, जो हिस्ट्री की स्टडी है, उसको 3 पीरियड्स में यानी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। 3 समय के आधार पर 3 कालों में, 3 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया गया है। इन अदर वर्ड्स, IE जो लिखा है यहाँ पर, तो उसका मतलब है इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में 3 कौन से समय में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को। द एंशिएंट, सबसे पहला टाइम है, सबसे पुराना जो टाइम है वो है द एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, सबसे पुराना। और दूसरा जो बीच का टाइम है द मेडियल्स। मेडियल्स का मतलब है बीच का टाइम, मध्यकाल। एंड द मॉडर्न, और आधुनिक युग। यहाँ पर इसका मेडियल्स जो है, इसका मतलब है मध्ययुगीन, बीच का जो टाइम पीरियड होता है। 3 प्रकार से इसको, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। एक तो एंशिएंट टाइम जो प्राचीन समय था, दूसरा मेडियल्स यानी बीच का मध्य युग, एंड द मॉडर्न और वर्तमान आधुनिक युग। लेट्स गो फॉरवर्ड, आइए आगे चलते हैं। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, इस भाग में, वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में, ऑफ द मेडिवल्स टाइम, मध्यकालीन समय के। जो मेडियल्स टाइम था भारत का, जो मध्यकाल था, बीच का जो टाइम था, उसके बारे में हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। एंड कवर द पीरियड फ्रॉम 700 CE टू अप्रॉक्सीमेटली 1800 CE। ये जो टाइम पीरियड जो हम लोग इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं वो है 700 CE से लेकर के लगभग अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 1800 CE तक। ये CE क्या है, तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था जब अपन ने ये 1 लेसन स्टडी की थी पॉलिटिकल में, उसमें था कि 6th क्लास में था, हमने इन चीज़ों के बारे में सब स्टडी की है कि ये BC CE क्या होते हैं। तो CE का मतलब है कॉमन इरा, जो सामान्य समय गणना चलती है
और जिसको हम बीसी भी कह सकते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व। ईसा से पूर्व का जो समय है वो बीसी कहलाता है। बीसी को कॉमन इरा भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉमनली यही चलता है, इसलिए कॉमन इरा भी कहते हैं। सीई का मतलब है कॉमन इरा। तो ये जो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे वो है 700 CE टू अप्रोक्सीमेटली 1800 CE। दिस टाइम इज ऑफ 1100 ईयर्स। ये 1100 वर्षों का टाइम है। 700 CE to approximately 1800 CE. In other words, a period of 1100 years. ये जो टाइम पीरियड है ये 1100 ईयर्स का, 1100 वर्षों का टाइम पीरियड है। अनडाउटेडली, निश्चित रूप से, डाउट किसको कहते हैं? जिसको कुछ जिज्ञासा होती है। डाउट यानी कुछ संदेह होता है जिसको। निसंदेह, अनडाउटली मतलब निसंदेह। निसंदेह द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स। निसंदेह जो ये 1100 वर्ष का पीरियड है इज ए लॉन्ग वन, एक बड़ा पीरियड है। एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड, और आप निश्चित रूप से एक्साइटेड होंगे, आप निश्चित रूप से उत्तेजित होंगे टू नो, जानने के लिए, अबाउट न्यू पीपल, नए लोगों के बारे में। यानी इस टाइम पीरियड में जो लोग हुए हैं, जब हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं कि हम इस टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे इस लेसन में, तो आप निश्चित रूप से एक्साइटेड हुए होंगे कि कैसे लोग हुए होंगे उस टाइम। तो न्यू पीपल के बारे में, नए लोगों के बारे में जानने के लिए। न्यू डायलेक्ट्स का मतलब है बोलियाँ। यहाँ पर डायलेक्ट्स का मतलब है बोलियाँ, नई बोलियों के बारे में, यानी उस टाइम में कैसी बोलियाँ चलती होगी। न्यू डायलेक्ट्स के बारे में। न्यू स्क्रिप्ट्स, नई लिपियों के बारे में। न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप, नई ड्रेसिंग अप की स्टाइल के बारे में कि कैसे कपड़े पहनते थे लोग उस टाइम। फूड, भोजन के बारे में। बिल्डिंग्स, इमारतों के बारे में। एंड मोनामेंट्स, और स्मारकों के बारे में। पेंटिंग्स, पेंटिंग यानी चित्रकारियों के बारे में। चित्रों, जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, चित्रकारी जिसको कहते हैं। म्यूजिक, संगीत के बारे में। एंड आल्सो द चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो, और बदलते हुए राजनीतिक, पॉलिटिकल सिनेरियो यानी राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। इन दीज ईयर्स, इन वर्षों में, जिन वर्षों की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जिन 1100 वर्षों की, 1100 ईयर्स की जो अब हम बात कर रहे हैं, 700 बीसी कह दें, भले ही सीई कह दें, एक ही बात है। 700 CE टू अप्रोक्सीमेटली 800 CE, ये जो टाइम पीरियड है 1100 ईयर्स का, इसमें नए लोग, नई भाषाएं, नई लिपियाँ, नई ड्रेसिंग्स, नए पॉलिटिकल सिनेरियो, नई बिल्डिंग्स, फूड कैसा होता होगा। तो ये सब बातों के बारे में जानने के लिए निश्चित रूप से आप एक्साइटेड होंगे। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, द अरब्स यानी जो अरब देश में रहने वाले लोग होते हैं उनको अरब्स कहते हैं। द अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स यानी व्यापारी। जो अरब लोग थे, जो अरब देश में रहने वाले लोग थे, अरब्स यहाँ पर उनको रेफर किया गया है। द अरब्स केम टू इंडिया, अरब लोग भारत में आए एज ट्रेडर्स, व्यापारियों के रूप में। तुर्किश इन्वेजन्स, तुर्किश लोगों ने, यानी तुर्की जो एक देश है वहाँ के जो लोग हैं उनको तुर्किश कहते हैं। तुर्किश इन्वेशंस यानी आक्रमण किया, तुर्कियों का आक्रमण, तुर्की लोगों का आक्रमण। इन्वेशंस यानी आक्रमण। टुक प्लेस, ये हुआ। टेक प्लेस यानी कोई चीज होना, यहां पर उसकी सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। तुर्किश इन्वेशंस टुक प्लेस, तुर्की लोगों का आक्रमण हुआ इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स, 1000वीं शताब्दी में, सन 1000 में। सीई का मतलब है कॉमन ईरा। कॉमन ईरा यानी ईस्वी, जो भी अपन ईस्वी सन बोलते हैं उसको कॉमन ईरा यहाँ पर बोला जाता है, सीई। ऑनवर्ड्स यानी, ऑनवर्ड्स जब अपन निश्चित कोई समय को बताते हैं तो उसको ऑनवर्ड्स कहते हैं। 1000वीं शताब्दी में ये तुर्की लोगों का भारत में आक्रमण हुआ। दे एम्ड
उनका उद्देश्य था एट एस्टैब्लिशिंग ए सुल्तानेट, सुल्तानेट मीन्स सल्तनत, उनका एम था, उनका उद्देश्य था एट एस्टैब्लिशिंग यानी स्थापित करना, एस सुल्तानेट, सुल्तानेट मतलब सल्तनत और किंगडम या साम्राज्य इन अवर कंट्री, हमारे देश में। ये जो तुर्की लोग थे जो आए, जिनका आक्रमण हुआ 1000वीं शताब्दी सन 1000 में, उनको उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था, वो था हमारे देश में अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना। पर्सियन जो फारस देश के लोग थे, जिसको फारसी कहते हैं अपन, पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, फारसी उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। कोर्ट लैंग्वेज मतलब अदालत की भाषा, न्यायपालिका की भाषा, कोर्ट जिसको कहते हैं अपन, न्यायालय को कहते हैं, न्यायालय की भाषा। फारसी उनकी, तुर्की के जो लोग यहाँ पर बात हो रही है, तुर्कियों की बात यहाँ पर हो रही है, तुर्कियंस की बात हो रही है, तो वो जो उनकी जो पर्सियन लैंग्वेज थी, पर्सियन जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हिंदी में फारसी भाषा कहलाती है। पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, पर्सियन उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी उनकी अदालत की भाषा थी। एंड दे वर सक्सेसफुल, और वो सफल रहे इन रिप्लेसिंग द कंटेम्प्रेरी रूलिंग डायनेस्टीज। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। उस टाइम और भी जो डायनेस्टीज थी, यानी साम्राज्य, राजवंश जो थे, डायनेस्टीज का मतलब है राजवंश, राजाओं के वंश। तो उस समय जो कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, उस समय और भी जो राजवंश थे, डायनेस्टीज थी, उनको रिप्लेस करने में वो ये सक्सेस हो गए थे। उनको रिप्लेस करना किसको? प्रतिस्थापित करना, किसी चीज़ को हटा करके दूसरी चीज़ रख देना, उसको रिप्लेस कहते हैं। तो इन जो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी, जो समकालीन राजवंश थे, उनको रिप्लेस करने में ये जो तुर्की लोग थे, जो तुर्किश जो लोग थे, वो सक्सेसफुल रहे। बिफोर दिस पीरियड आल्सो, इस समय से पहले भी, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स अमंग विच द, दिस इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस, वी शुड अंडरस्टैंड इन पार्ट्स दिस सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस को पार्ट्स में समझना चाहिए। देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, यानी ये तुर्कियों के आक्रमण से पहले की बात बता रहा है। बिफोर दिस पीरियड आल्सो, इस पीरियड से पहले भी, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, एक बहुत लंबा समय, लंबा एक समय अंतराल था, ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का। तुर्कियों के आक्रमण से पहले भी एक लंबा समय था, एक लंबा काल था स्ट्रगल का, संघर्ष का। किन के बीच में? बिटवीन यानी बीच में, वेरियस पावर्स, कई शक्तियों के बीच में संघर्ष का एक लंबा कालखंड चला। अमंग विच, जिनके बीच में, द प्रतिहार्स, ये नाम है उनके, जो लोग यहाँ पर राजवंश थे, जो जिनको अभी डायनेस्टीज शब्द आया जिनके लिए, तो प्रतिहार है। द पाल्स यानी पाल वंश है, पाल वंश था। एंड राष्ट्रकूट्स, ये भी एक वंश था राजाओं का, राष्ट्रकूट। वर द प्रोमिनेंट वंस इन नॉर्दर्न इंडिया। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, ये कुछ प्रसिद्ध नाम है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत में। जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, उसमें भारत में तुर्कियों के आक्रमण से पहले भी कई शक्तियों के बीच में स्ट्रगल चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। उसमें से कुछ नाम ये भी हैं, पाल है, राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है। इनके बीच में भी उत्तरी भारत में ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं, यानी प्रसिद्ध नाम है ये उत्तरी भारत के। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, वी विल आल्सो नो, हम ये भी जानेंगे, अबाउट द चोल्स, हम चोलों के बारे में। चोल भी एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था चोल। हम चोलाज यानी चोलों के बारे में भी जानेंगे। हु सेंट ट्रेड मिशंस, जिन्होंने व्यापारिक टीमें भेजी। मिशन यानी होता है उद्देश्य, यहाँ पर मिशन का मतलब है ऐसे कुछ मिशन, इंग्लिश में ही ज़्यादातर इस शब्द का यूज होता है, मिशन भेजना।
कोई एक तरह की टीम भेजना, मिशन का मतलब है टीम। तो व्यापारिक टीम, व्यापारिक ट्रेड मिशन, व्यापारिक मिशन वो उन्होंने भेजा टू डिस्टेंट कंट्रीज, दूर के देशों में। दूर के देशों में ये जो चोल लोग थे, चोल जो राजवंश था, इन्होंने अपने ट्रेड मिशंस को डिस्टेंट कंट्रीज में भेजा, दूर के देशों में अपने व्यापारिक जो टीमें थी इनकी, व्यापारिक जो इनके मिशन थे उनको इन्होंने भेजा। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, द मुगल्स रिप्लेस्ड द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स इन इंडिया। तो तुर्की लोगों ने किया आक्रमण। सब तुर्कियों से पहले भी ये राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार, ये सब थे, उनके बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद तुर्कियों ने अधिकार कर लिया, सल्तनत जमाई उन्होंने अपनी। और 16वीं शताब्दी में मुगलों ने, द मुगल्स रिप्लेस्ड द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स इन इंडिया। दिल्ली के सुल्तान, भारत के दिल्ली के सुल्तान का जो रूल, जो शासन था, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा करके खुद बैठ गए मुगल लोग। आपको ये टाइमिंग और ये जो स्टेप्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले ये बात चल रही है 1000वीं ईस्वी, 1000 की, 1000 CE की बात चल रही है ये। और इसमें सबसे पहले भारतीय जो शक्तियां थी वो आपस में लड़ी झगड़ी। हम सुनते भी आ रहे हैं कि आपसी फूट के कारण से बाहरी लोगों ने आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया। तो अभी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो चोल है, राष्ट्रकूट है, पाल है, प्रतिहार है, ये जो डायनेस्टीज थी भारत में, जो राजवंश थे, इनका आपस में स्ट्रगल चला। और उसके बाद तुर्कियों ने आकर के यहाँ पर अपनी सल्तनत जमा ली। और तुर्कियों के बाद में उनको ये जो मुगल्स हैं, जो मुगल लोग थे, इन्होंने उनकी सल्तनत को रिप्लेस कर दिया, उसको हटा करके खुद बैठ गए। द मुगल्स रिप्लेस्ड द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स इन इंडिया। जो दिल्ली का सुल्तान था, उसकी जो रूल्स, उसका जो रूल था, उसका जो साम्राज्य था, शासन था, उसको मुगलों ने 16वीं शताब्दी में रिप्लेस कर दिया। द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अपना जो एशिया महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें अपना इंडिया भी है, ये सेंट्रल एशिया से आए थे मुगल लोग। मध्य एशिया से आए थे। Their policies had a significant impact on the social, political, cultural, military and economic structure of India. Their policies, ये जो मुगलों की पॉलिसीज थी यानी नीतियाँ थी, मुगलों की जो उनकी जो नीतियाँ थी, हैड यानी रखते थी, उनकी जो नीतियाँ थी वो रखती थी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखती थी उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां ऑन द सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, मिलिट्री, सेना एंड इकोनॉमिक और आर्थिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की संरचना पर। भारत की जो संरचना थी, उसके जो आर्थिक संरचना थी, उसकी सांस्कृतिक संरचना थी, उसकी जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संरचना थी, उसकी सोशल यानी सामाजिक संरचना थी, उसकी सैनिक संरचना थी, इन सभी स्ट्रक्चर्स पर उसका जो मुगलों का जो प्रभाव था, मुगलों की जो पॉलिसीज यानी उनकी नीतियों का जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था यानी प्रभावशाली प्रभाव था, वो बड़ा प्रभाव रखती, उनकी पॉलिसीज इन चीज़ों पर बड़ा प्रभाव रखती थी। यानी उन्होंने, मुगलों की पॉलिसी ने इन चीज़ों को प्रभावित किया, भारत की सैनिक व्यवस्था को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, सभी चीज़ों को मुगलों की पॉलिसीज ने प्रभावित किया, उन पर गहरा प्रभाव डाला। देयर रूल, उनका शासन, वॉज दैट ऑफ पंप एंड शो। उनका जो शासन था वो था दिखावे का। पंप एंड शो का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना किसी चीज़ का। वो मुगलों का जो शासन था, जो रूल था उनका, वो पंप एंड शो का था, दिखावे का था। स्प्लेंडर मीन्स भव्यता का था। भव्यता यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, उसमें उनको सजाना, डेकोरेट करना। तो उनका जो शासन था मुगलों का, वो पंप एंड शो का, स्प्लेंडर यानी भव्यता का, एंड ओप्यूलेंस यानी अधिकता का, यानी हर चीज़ खूब मात्रा में।
तो ये इस तरह का उनका शासन था मुगलों का। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल, उन्होंने नई कई प्रकार की ड्रेसिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस की। कपड़े पहनने के तरीकों को उन्होंने कई तरीकों को उन्होंने परिचय करवाया भारत में, यानी कपड़े पहनने के जो तरीके हैं वो कई प्रकार के तरीके उन्होंने भारत की जनता को इंट्रोड्यूस किए, उनको परिचय करवाया उनसे ड्रेसिंग स्टाइल से। जैसे कि कौन कौन से तरीके थे उनके जो अभी भी चलते हैं, घाघरा चोली अभी भी पहनते हैं लोग, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी एटसेट्रा आदि, ये सब विच आर इन वोग इवन इन द प्रेजेंट टाइम। वोग मीन्स है प्रचलन में, प्रचलन, वोग यानी प्रचलन में, जो आज भी इवन यानी आज भी, यहाँ तक कि आज भी प्रेजेंट टाइम में भी प्रचलन में है ये सब चीज़ें। ये कहाँ से आई हुई है? ये मुगलों से आई हुई चीज़ें हैं, जिनको हम घाघरा चोली कहते हैं, कुर्ता कहते हैं, चूड़ीदार पजामा कहते हैं, शेरवानी कहते हैं, ये सब मुगलों से आई हुई चीज़ें हैं। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने इन चीज़ों का भी इन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स, खाने पीने की कई आइटम्स को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, भारत में लाए, वो परिचय करवाया यहाँ के लोगों से। सच एज बिरयानी, पिलाफ, फिरनी एंड कोरमा, ये कुछ खाने की चीज़ों के नाम हैं, ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की मुगलों ने। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो कि अत्यधिक पॉपुलर है, लोकप्रिय है, यहाँ तक कि आज भी लोग इन चीज़ों को खाते हैं जो मुगल लाए थे। मैंगोज, टोबैको, ग्रेप्स, आइस एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मैंगोज यानी आम, टोबैको यानी तंबाकू, ग्रेप्स यानी अंगूर, आइस यानी बर्फ एंड चिलीज यानी मिर्ची वर इंट्रोड्यूस्ड, इनका परिचय करवाया गया इन इंडिया, भारत में, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल काल में। मुगल काल में उन लोगों ने भारत में बर्फ़ है, मिर्ची है, आम है, तंबाकू है, ये अंगूर है, ग्रेप्स, ये सब इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि मुगलों ने कई ड्रेसिंग स्टाइल से इंट्रोड्यूस करवाया, कई फूड आइटम्स से इंट्रोड्यूस हमें करवाया, और भारत की, इंडिया की जो स्ट्रक्चर थी कई टाइप की, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर, यानी जो व्यवस्थाएं थी भारत की हर प्रकार की, उन पर अपनी छाप छोड़ दी उन्होंने उस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वो रखते थे, उन्होंने प्रभावशाली उन पर चीज़ों पर अपनी छाप छोड़ दी। जो मूल भारत की चीज़ें थी उन पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ के कई चीज़ें उसमें रिप्लेस कर दी। रिप्लेस शब्द इसमें आया है, यानी प्रतिस्थापित कर दी, उनको हटा करके खुद की चीज़ें लगा दी। ईरानीज, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज माइग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड। ये जो पूरा पीरियड था, अभी हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 700 BC टू 700 BC टू 1800 BC। BC कहते हैं चाहे CE कह दें, एक ही बात है। 700 CE से 1800 CE तक की बात चल रही है अभी। तो ये लोग जो थे, ईरान के लोग, अफ़गान के लोग, अफ़गानी, ईरानी, अफ़गानी, तुर्की और तुरानी, ये अलग अलग देशों के लोगों की नागरिकता को लेकर के ये शब्द हैं। ईरान के लोग ईरानी कहलाते हैं, अफ़गान के लोग अफ़गानी कहलाते हैं, तुर्की के लोग तुर्किश कहलाते हैं, तुर्क कहलाते हैं, तुरानी भी कहीं के लोग हैं। तो ये माइग्रेटेड इनटू इंडिया। ये माइग्रेट यानी क्या होता है? प्रवासी। जब कोई आदमी अपनी मूल जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाके रहने लगता है तो उसको माइग्रेट कहते हैं, माइग्रेट करना कहते हैं, माइग्रेटेड कहते हैं उसको, माइग्रेटर भी कहते हैं। तो वो माइग्रेटेड इनटू इंडिया, वो भारत में माइग्रेट होकर के आ गए, यानी ये लोग प्रवासी लोग, यानी अपने अपने देशों को छोड़कर ईरानी, अफ़गानी, तुर्क और तुरानी, ये माइग्रेट होकर के इंडिया में आ गए थ्रू आउट दिस पीरियड। पूरे इस पीरियड के दौरान आते रहे ये लोग, भारत में आके बसते रहे। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर
वर यानी थे, वो जो लोग आकर के भारत में माइग्रेट होकर के आए उनमें से ज़्यादातर थे सूफी सेंट्स, सूफी संत एंड स्कॉलर्स और विद्वान। सूफी संत और विद्वान थे उनमें से ज़्यादातर। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज, वे आए बहुत दूर दूर के स्थानों से। सच एज टू टर्की इन द वेस्ट, पश्चिम में वो टर्की से, तुर्की से आए। एंड मंगोलिया इन द ईस्ट, और पूरब में मंगोलिया से, पश्चिम में तुर्की से और पूरब में मंगोलिया से। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल, इन नए लोगों के आने से चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया, भारत में कई चीज़ें बदल गई। जब नए लोग आकर के रहने लगे अलग अलग देशों से, तो वो अपने अपने देश की चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगे, अपने अपने देश की चीज़ें यहाँ पर वो लेकर आए अपने साथ में। खाना पीना, रहना, तरीका, भाषा, सारी चीज़ें वो बाहर के लोग जब आकर के यहाँ रहने लगे तो भारतीय चीज़ों पर इन सब का प्रभाव पड़ा। वी विल रीड अबाउट मैनी सच चेंजेज इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हम क्या इस तरह के चेंज हुए उनके आने से, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमी एंड बंगाली वर सम ऑफ द many languages which developed and flourished in various regions of India। ये कुछ भाषाओं के नाम हैं। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमी, बंगाली, ये कुछ लैंग्वेजेस थी, भाषाएं थी। विच डेवलप्ड, जो विकसित हुई, एंड फ्लरिश्ड, और फली फूली, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के कई क्षेत्रों में। हाउएवर, हालांकि, अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स, अरबी और फारसी लिपि के इंट्रोडक्शन के साथ, इंट्रोडक्शन यानी उसके आगमन के साथ, एक तरह से अपन भाषा अर्थ में लेते हैं तो इसको इंट्रोडक्शन में परिचय होता है, परिचय भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो है कि अरबी, अरेबिक यानी अरबी, और पर्शियन यानी फारसी स्क्रिप्ट्स यानी लिपियों के इंट्रोडक्शन के साथ साथ। ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू, एक नई भाषा जिसको उर्दू कहते हैं, वॉज डेवलप्ड, वो विकसित हुई, विच वॉज यूनिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि भारतीय प्रायद्वीप के लिए यूनिक थी, अद्वितीय थी। यानी इन सब से मिला जुला करके उर्दू बनी। अरबी, फारसी और अन्य जो भारतीय भाषाएं थी उन सब से मिला जुला करके जो एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई उसको उर्दू कहा गया, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, प्रायद्वीप कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक यूनिक थी, अद्वितीय थी। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। एंड वी वांट टू नो मोर अबाउट देम, उनके बारे में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। बट टाइम लिमिट इज ओवर नाउ, लेकिन टाइम की जो लिमिट है वो पूरी हो गई है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो टुडे, आज हमें ये फिनिश करना होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग पढ़ेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड वी विल आल्सो स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, अगला इस लेसन का पार्ट भी हम पढ़ेंगे। एंड वी विल नो अबाउट द न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू ड्रेसिंग सेंसेज, मोर अबाउट दैम, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। टिल दैट, सी यू, बाय।